बच्चों के जो पहले 5 साल होते हैं कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ मिस हैंडलिंग की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग बच्चों को उछालते हैं हवा में और ऐसे ऐसे करके झटका देते हैं, बच्चे का सर हिल रहा होता है, उसकी वजह से जितनी डिसेबिलिटीज आती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे ऑटिज्म का शिकार हो जाता है? दिस इज़ वन क्लियर इंडिकेशन कि जब आपका बच्चा 1.5 साल का हो गया है, अगर वो घुल मिल नहीं रहा, एक्सप्लोर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। ऑटिज्म के बच्चों को एबनॉर्मल भी कहा जाता है। दिमाग से जो इन्फॉर्मेशन लेके सेल्स जाते हैं बॉडी के तक, उनके अंदर प्रॉब्लम है, उनकी एक्टिविटी में प्रॉब्लम है। स्पीच डिले और ये ऑटिज्म, इन दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है? कुछ डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स या डिफरेंट ट्रेट्स भी होती हैं। जैसे एक बच्चा है वो बोल नहीं पाता, बाकी लफ्ज़ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन उसको याद हैं कोई 20 स्पीशीज के नाम जो कि डायनासोर्स के। बच्चे के पैदा होने के बाद माँ बाप फिजिकल ग्रोथ पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल ग्रोथ पर तवज्जो ना देने की वजह से आपका बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे कैसे रह जाता है। खास तौर पर 1 साल से लेकर 5 साल तक जो माँ बाप अपने बच्चों के जहनी नशोनुमा पर तवज्जो नहीं देते, वो कैसे अपने बच्चे को जहनी मसाइल का शिकार बना देते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम उन जहनी मसाइल को जानेंगे और डॉक्टर अफाफ से पूछेंगे कि कैसे आप इन मसाइल को हल कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर अफाफ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है सब उन पेरेंट्स के लिए जिनकी अब शादियां हुई हैं या जिनके अब बेबीज़ पैदा हुए हैं। तो बच्चों के जो पहले 5 साल होते हैं हम उन पे चलेंगे। उस सारे टाइम टेन्योर में भी कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, किसी तरह पता चल सकता है कि बच्चों के डेवलपमेंट में कोई इश्यूज आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इकरा फॉर हैविंग मी हियर। और आप हमेशा बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आती हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट, बिकॉज जो फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्ड हैं वो बहुत अहम हैं थ्रू आउट लाइफ के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे और पीछे जाना चाहूँगी। फर्स्ट 5 years तो हैं ही हैं, बट एक हम टर्म यूज़ करते हैं प्री नेटल केयर, यानी बच्चे के पैदा होने से पहले का टाइम और पैदाइश का फ़ौरन टाइम, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे वालिदैन को इसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखें कि जो मेरी रिसर्च बता रही है वो ये है कि बहुत सारी जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हमें ये नज़र आते हैं कि शायद वो पैदाइश के बाद के हैं, वो माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है तब भी उसके अंदर आ सकते हैं। और उसकी बहुत सारी रीजंस, एक तो जेनेटिक होती हैं और दूसरा माँ के इर्द गिर्द जो माहौल है, यानी माँ खुद कैसा महसूस कर रही है, वो कैसा सोच रही है, वो क्या खा रही है, उसके इर्द गिर्द सब कुछ क्या हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोर्स बनता है बच्चे की मेंटल हेल्थ का। सो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड भी बहुत ज़रूरी है कि ख्याल रखा जाए। जो प्रेग्नेंट मदर है उसको उसी तरह से समझा जाए कि जैसे आप समझें कि वो बिल्कुल एक प्रोसेस में से गुजर रही है। एक्चुअल में तो ब्रेन डेवलपमेंट बिल्कुल आप समझें कि जब बच्चा कंसेप्शन होती है बच्चे की और उसके कोई 3 माह के अंदर जो है ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि फिर अगले उसके पैदाइश से लेके 5 साल तक की उम्र तक उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल हो जाता है। सो दूसरी चीज़, जब बच्चा पैदा होता है, इस दुनिया में आता है, वो टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च हमें ये बता रही है कि बहुत सारे जो डिसेबिलिटीज़ हैं और डिसऑर्डर्स हैं बच्चों में, वो एट द टाइम ऑफ बर्थ मिस हैंडलिंग की वजह से होते हैं। अच्छा, मिस हैंडलिंग किस तरह की हो सकती है? देखें, मिस हैंडलिंग की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं या अवेयरनेस नहीं होती है। हम तो ये सुनते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन वहाँ से आती हैं तो ये बताती हैं कि हमारी सास हमें कहती थी कि ऐसी कौन सी बात है, तुम कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो, हमने 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थोड़ा इंतज़ार कर लो। या कोई भी अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल जो बर्ड्स होती हैं ख़वातीन के हाथों, घरों में, या दाइयों के हाथों में चले जाते हैं, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली इवन के जो प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स बने हुए हैं हमारे छोटे इलाकों में भी, वहाँ भी बहुत क्वालिफाइड लोग मौजूद नहीं हैं। सो वो जो मिस हैंडलिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अच्छा, अब हो सकता है कि बाज़ वक़्त फैमिली तो कॉन्शियस होती है, लेकिन वहाँ पे जो उसको ट्रीट किया जा रहा है वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ बच्चों को पैदाइश के फ़ौरन बाद जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती फौरी तौर पे, तो वो एक बहुत बड़ी रीज़न है बच्चे के मेंटल डिसऑर्डर्स की।
या उसकी डिसेबिलिटीज़ की। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम पे जो बच्चे का पैदा होने का टाइम पीरियड है उसको बहुत आपने केयर करनी है। अच्छा, फिर फौरी बात, यानी जब बच्चा पैदा हुआ, पोस्ट नेटल केयर कहते हैं उसको, उस दौरान में आपने बच्चे को ज़रूरत थी कि उसको थोड़ा इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता, लेकिन आपने नहीं रखा। उस टाइम पे उसको प्रॉपर जो इम्यूनाइजेशन होती है, यानी कुछ हिफाजती टीका जात होते हैं जो लगाए जाते हैं, और वालिदैन वो भी बाज़-औक़ात केयर फ्री हो जाते हैं, वो नहीं करवाते या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसी कौन सी बात है, अभी हम फौरी तौर पे ले जाके कर लेंगे। अच्छा, फिर कुछ रसूमात हैं हमारे यहाँ पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे के साथ करने के लिए, जैसे कि कान में अजान देना, बिल्कुल ऐसे एक जिसे हम बड़ा कॉमन कहते हैं गुड़ती देना, गुड़ती देना। फौरी तौर पे पैदाइश के बाद हम कहते हैं कि शहद चटाते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें ना बहुत डेंजरस हो जाती हैं बाज़ औक़ात। नाउज़ुबिल्लाह, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप बच्चे के कान में अजान ना दें, दीजिए, लेकिन ये याद रखें कि बच्चे के जो कान के पर्दे हैं वो बहुत हसास होते हैं उस टाइम पे। तो बहुत ऊंची आवाज़ में उसके कान में अजान देना, मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए कि बच्चा जो है वो हमें ये पता चला कि वो ऊंची आवाज़ जो उसके कान के पर्दे में गई उसकी वजह से वो हुआ। तो आप अजान ज़रूर दीजिए, लेकिन इंतहाई सॉफ्ट आवाज़ में और आहिस्ता आवाज़ में आपने उसका ख्याल रखना है। इसी तरह से जो शहद चटाने का अमल है कि आप कहते हैं कि गुड़ती है घर के किसी बड़े या जिसको आप समझते हैं कि बहुत समझदार है, उससे आप दिलवाते हैं। देखें, बच्चे को आपने फ़र्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं होती माँ के दूध के अलावा, या फिर वो दूध जो कि डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो आप वो जो उसको पैदाइश के फ़ौरन बाद एक आर्टिफिशियल चीज़ दे देते हैं। फिर आपको ये पता है शहद तो आजकल मिलता ही नहीं है, जो खालिस शहद जो है वो नहीं मिलता, तो आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या चीज़ नहीं है और क्या नहीं है। अच्छा, फिर एक ये भी मसला है हमारे यहाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है कि बाज़ औक़ात हम सब लोगों को खुश करना चाहते हैं, तो वो बच्चा कहते हैं जी अब लड़की के घर वाले हैं तो इन्होंने जो है वो गुड़ती दी है, वो छुपा लेते हैं, फिर वो कहते हैं जी लड़के के घर वाले हैं, वो एक वो थिंग। अच्छा, वो करते करते वो 4-5 जब गुड़तियाँ बच्चे को जाएंगी तो आप सोचें कि उसके साथ क्या होगा। सो ये इब्तदाई तौर पे जो कुछ रसूमात की जाती हैं उनका भी हमें बहुत ख्याल रखना है। हमारे फिर एक चीज़ जो हम अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो हम करते हैं, क्योंकि जाहिर है हर चीज़ बच्चे के जिस्म का हर हिस्सा बहुत नाजुक है, आँखों में सुरमा डालना बिल्कुल ऐसे ये बड़ा नॉर्मल है हमारे यहाँ, लेकिन अब वो खालिस सुरमा नहीं है। आपको नहीं पता उसके अंदर क्या केमिकल्स हैं। बहुत सारी एलर्जीज़ जो हैं वो बच्चों की आंखों में हो जाती हैं। इवन के कुछ केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें बच्चों की आंखों की बिनाई जो है वो चली जाती है। ओह माय गॉड। सो इसी तरह से फिर पैदाइश के फ़ौरन बाद जो एक बहुत कॉमन है हमारे यहाँ कि हम बच्चों का सर बनाने की कोशिश करते हैं, जिस्म बनाने की कोशिश करते हैं, नाक की शेप बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने नेचुरली इंसान को बनाया है और उसका एक स्टेज है, उसने अपने उसके साथ ग्रो करना है, उसकी हर चीज़ अपने मुकाम पे आ जाएगी, सेटल हो जाएगी। फिर आपको नहीं पता कि आप उसके जिस्म को किस तरह से प्रेस कर रहे हैं और कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, क्या वो उसके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। ये वो तमाम मिस हैंडलिंग की टाइप्स हैं। फिर इसी तरह से बाज़ औक़ात आप एक जो बहुत कॉमन रीज़न होती है, बेबी हेड शेकिंग सिंड्रोम कहते हैं उसको हम। आपने देखा होगा अक्सर लोग बच्चों को उछालते हैं हवा में और ऐसे ऐसे करके झटका देते हैं, बच्चे का सर हिल रहा होता है, ठीक है, उसको शेकिंग सिंड्रोम कहते हैं। उसकी वजह से जितनी डिसेबिलिटीज़ आती हैं, यू नेवर नो। सो बच्चे को आपने बड़े ही केयर के साथ, अनटिल और अनलेस ही इज़ लाइक 4 months and 6 months, वो बहुत उसके केयर का टाइम है कि आप उसका ख्याल रखें, ध्यान रखें कि वो करवट किस तरह ले रहा है, उसका बेड ठीक है या नहीं ठीक है, टेम्परेचर जो है रूम का वो उसके लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सो उस दौरान में अगर वो फीड ले रहा है, मदर फीड ले रहा है, तो मदर को भी फिर अपनी डाइट का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। लेकिन हम बाज़-औक़ात ये समझते हैं कि माँ को बहुत सारी चीज़ें खाने पीने ही नहीं देते। हम कहते हैं कि आप जो है वो बहुत गर्म चीज़ें ना खाएं, बहुत ठंडी चीज़ें ना खाएं, बहुत खट्टी चीज़ें ना खाएं। अच्छा, कुछ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम माँ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं इन चीज़ों पे, तो वो एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं जब माँ के पास नहीं जा रहे तो वो बच्चे के पास कैसे पहुँचेंगे। सो दीज आर लिटिल बिगनिंग थिंग्स जिनका कि 5 साल से पहले, यानी अगर आप ये कह लें कि 4 से 6 माह की उम्र तक बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत है इब्तदाई उम्र में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब आप ये डिफरेंट चीज़ें बता रही हैं जो मेरे भी नॉलेज में नहीं थी, जैसे आपने बताया कि हम बच्चे को जब हिलाते हैं बहुत बुरी तरह से तो उसको शेकिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो इसी तरह ना जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके लिए ये बॉडी लोशंस और ये जैसे जॉनसन्स, बिल्कुल, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, शायद
शायद हमारे बचपन में नहीं था लेकिन आगे अब हमारे बच्चों में आ गए, हम बेबी क्लॉन्स बहुत यूज़ करते हैं। हम क्लॉन लेकर आते नहीं, हमारे बच्चे के पास से खुशबू आनी चाहिए, हमारे बच्चे के पास से दूध की स्मेल ना आए। तो ये जो क्लॉन्स हैं, क्या ये भी बच्चे के मेंटल लेवल को किसी तरह डिस्टर्ब कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कोई भी जो आप फैंसी चीज़ें बच्चे के साथ यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें। अच्छा, अब इन सारी फैंसी चीज़ों में क्लोन्स भी हैं, सोप्स भी हैं, लोशंस भी हैं। मतलब एक वो हम इसको बड़ा मॉडर्न ट्रेंड समझते हैं कि हम तो बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। सो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई आर्टिफिशियल स्मेल्स हैं, आर्टिफिशियल उसके अंदर केमिकल्स हैं, डोंट यूज़ दैट। इंस्टेड ऑफ दैट आप बच्चे की सफाई का ख्याल रखें। इवन कि ये जो वाइप्स यूज़ करते हैं, नेपी रैश वगैरह भी उनसे हो जाता है, ठीक है। वाइप्स को भी आप अवॉइड करें। देखिए, हम लोग थोड़ा सा ना वैसे मॉडर्नाइज होने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं, हमें जो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम उनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आपको ये नहीं पता शायद कि जिन कंट्रीज़ में ये जो वेट टिश्यूज़ यूज़ किए जाते हैं, उन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ शायद पानी भी नहीं है, तो वो लोग इसका ऑल्टरनेट यूज़ करते हैं। व्हेन यू हैव फ्रेश वाटर इन योर होम, तो प्लीज़ डू वॉश अगेन एंड अगेन। मतलब आप उसको वॉश करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट केमिकल बेस्ड वेट टिश्यूज एंड वेट वाइप्स इवन। सो ये वेट वाइप्स यूज़ करना, क्लोन्स यूज़ करना, डिफरेंट बॉडी मिस्ट या बॉडी लोशन यूज़ करना कि आपने तो बच्चे पे बहुत पैसा लगा दिया, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस। जस्ट यूज़ नॉर्मल वाटर एंड यू कैन यूज़ कोई भी बेबी प्रोडक्ट्स जो कि वेरीफाइड बेबी प्रोडक्ट्स हों, जिन पे लिखा हुआ हो कि ये न्यूनेटल्स के लिए हैं या छोटे बच्चों के लिए, उनको आप यूज़ करें। अदरवाइज डिफरेंट तरह की, इवन आप ये बात कर रही हैं, यहाँ तक भी हुआ है कि कलर कॉन्शियस हैं पेरेंट्स। मतलब बहुत छोटी उम्र में मैंने माओं को इस्तेमाल करवाते हुए देख लिया है ये जो वाइटनिंग क्रीम्स हैं। ओह माय गॉड, बहुत अर्ली एज में वो वाइटनिंग क्रीम्स लगा रही हैं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को कि जी ये जो है ना इनका रंग साफ हो जाए, और आपको ये नहीं पता कि अगले 2 सालों में उसके साथ होने क्या वाला है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि उनकी स्किन एलर्जी और स्किन डिजीज की तरफ ले जाती हैं उनको। सो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस, यू आर डूइंग सो मैनी बैड टू योर किड्स। ये तो आप अपने बच्चों के साथ जानबूझ के ज़्यादती करें। ट्रस्ट गॉड, और अल्लाह मियाँ ने असल में तो वो सारा कुछ है जो आपने उनकी तरबियत करनी है, उन्होंने उसकी शख्सियत बनानी है, उसने उस बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप करनी है, इन आर्टिफिशियल चीज़ों ने नहीं करनी। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर माँ वाइटनिंग क्रीम बच्चे को लगा रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसने अपने बच्चे के दिमाग में कहीं ये बात डाल दी है कि तुम्हारा रंग फेयर नहीं है और तुम्हारा रंग फेयर होना चाहिए, इसकी वजह से मैं लगा रही हूँ। अब बच्चा इस माइंड सेट के साथ ग्रो करेगा कि यार मुझे फेयर होना चाहिए, और जो मेरे इर्द गिर्द लोग जो फेयर हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो इट विल जस्ट क्रिएट अ कॉम्प्लेक्सिटी इन द चाइल्ड, यानी जिसको आप कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है बच्चा, तो वो उस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा और साइकोलॉजिकली वो चीज़ उसको इफेक्ट करेगी उसकी कॉन्फिडेंस के ऊपर। सो इट टर्न्स लाइक दैट, जो इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि पहले 5 साल के अंदर डॉक्टर आफाफ मेंटल डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? इकरा, पहले 5 साल में देयर कुड बी सो मैनी मेंटल डिसऑर्डर्स जो कि चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको हम कहते हैं। सो उसमें कुछ मेजर डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि ADHD है, ऑटिज़म है, लर्निंग डिसेबिलिटी डायग्नोज हो जाती है फर्स्ट 5 ईयर्स में। इसी तरह से इवन के एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी बच्चों के अंदर आ जाता है, ODD है, ये डिसऑर्डर बच्चों के अंदर हो जाता है। लेकिन अगेन वही बात है कि फ़र्स्ट 5 ईयर्स चूँकि उसमें ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी जिसको ब्रेन डेवलपमेंट का मतलब है कि दिमाग की ग्रोथ जिसको कहते हैं। वैसे तो इंसान की जो डेवलपमेंट है जिसको आप कॉग्निशन या सोच या फ़िक्री सलाहियत कहते हैं, वो तो तमाम उम्र बढ़ती रहती है, उसके अंदर तो डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है बेसिकली वो 5 साल की उम्र तक मैच्योर हो जाता है। सो उस 5 साल की उम्र तक हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने इन्वायरमेंट का और उन चीज़ों का जो कि उसकी ब्रेन की ग्रोथ के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर असर डाल सकती हैं। वो बायोलॉजिकल भी होती हैं और आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सो कुछ चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि जेनेटिकली हमारे अंदर आ रहे होते हैं और कुछ जो हैं वो एनवायरनमेंट के चेंज की वजह से उसमें ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, इनमें जो आपने मुझे भी डिसऑर्डर्स बताए, इनमें ऐसे कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे जेनेटिकली हमारे बच्चों में आ जाते हैं?
मोस्टली तो ये जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, इसका एक मेजर जो हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स, वो हमें यही बताते हैं कि इट्स मोर अबाउट जेनेटिक्स, यानी जेनेटिकली ही ये ट्रैवल कर रहे होते हैं. सो वेरी रेयर के कोई कॉज आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बन सके, या फिर जैसे मैंने कहा कि राइट आफ्टर योर डिलीवरी बच्चे के अंदर कोई आए. सो मोस्टली इसी तरह से आते हैं. इन्वायरमेंट जो है वो उसका सिर्फ ट्रिगर बनता है. सो इन्वायरमेंट कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एनी डिसऑर्डर, और एक अच्छा इन्वायरमेंट या उसके जो कामिंग इन्वायरमेंट है वो उसको डिक्रीज कर सकता है. सो मोस्टली इट्स मोर जेनेटिक. अच्छा, ये आपने ऑटिज्म की बात की, तो बड़ा कॉमन है ऑटिज़म, बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है, लेकिन पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि भाई मेरा बच्चा किस प्रॉब्लम से गुजर है, उसे कोई मेंटल लेवल पे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या नहीं. तो ये ऑटिज़म क्या होता है? Ikra, autism is one of the most increasing condition nowadays, not in Pakistan बल्कि इंटरनेशनली भी. और जो रिसर्च हमें ये बता रही है, वो बता रही है कि 150 में से कोई एक बच्चा जो है ना वो लाजमी ऑटिज़म का किसी ना किसी लेवल पे शिकार हो रहा है. सो इट्स वन ऑफ द थिंग जो कि इस टाइम हमें बहुत इंक्रीज में नज़र आ रही है. एक ख्याल ये किया जाता है कि इसकी जो इतनी ज़्यादा हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि ऑटिज़म इतना बढ़ता जा रहा है, उसका एक वजह ये है कि अवेयरनेस इन पेरेंट्स एंड अवेयरनेस इवन इन मेडिकल स्टाफ एंड द एसोसिएटेड अलाइंड स्टाफ. एक वक्त था जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा आगाही नहीं थी वालिदैन को भी, और इस कंडीशन को और बहुत सारी बीमारियों का नाम देके उसमें रेफ़र कर दिया जाता था, और बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल करते रहते थे. सो जो ऑटिज़म है बेसिकली ये भी एक चाइल्डहुड कंडीशन है. इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे आपने भी पूछा था कि वो कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो 5 साल की उम्र में आते हैं, तो ये वो एक डिसऑर्डर या एक कंडीशन है जो कि अर्ली ईयर्स में ही इसका ऑनसेट हो जाता है. यानी आपके जो बच्चा अर्ली ईयर्स में है उसी टाइम पे ये जाहिर होना शुरू हो जाता है, और उस टाइम पे इसका डायग्नोसिस भी हो जाता है कि ये बच्चा ऑटिज़म का शिकार है. सो ऑटिज़म बेसिकली आप अगर इसको डायग्नोस करना चाहें या डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो वैसे तो इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है, असेसमेंट होता है, और उसके लिए हम DSM-5 जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है हम वो इस्तेमाल करते हैं और उसी को रेफ़र भी करते हैं. सो उसके मुताबिक 3 इलामात हैं बहुत क्लियर. ठीक है. वो 3 कंडीशंस अगर हमें किसी बच्चे में नज़र आती हैं तो हम समझते हैं कि ये बच्चा ऑटिज़म का शिकार है. सो वन इज़ द चाइल्ड लैक्स इन कम्युनिकेशन, ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन सोशलाइजेशन, जिसमें कि उसकी लैंग्वेज भी आ जाती है और कम्युनिकेशन में भी आ जाती है. एंड थर्ड इज़ रिलेटेड टू हिज डिफरेंट बिहेवियर्स. और वो बिहेवियर्स जो हैं वो हमें कभी रेपिटेशन की सूरत में नज़र आते हैं, या जिसको आप आमतौर पे रेपिटेटिव बिहेवियर्स कहते हैं, यानी कोई भी एक जिस्म की हरकत या कोई भी एक हरकत आप बार बार करते चले जाएं. सो ये 3 चीज़ें, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन. अच्छा, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि आप कैसे समझ सकते हैं, बिकॉज शायद इस तरह बात करना बहुत सारे पेरेंट्स को समझ ना आए. नहीं आएगा. मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तो वो डिफरेंट स्टोरीज़ के साथ आते हैं. उसकी एक वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ऑटिज़म है इसका पूरा नाम है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. अब स्पेक्ट्रम का मतलब है, स्पेक्ट्रम इज़ जस्ट लाइक अ रेनबो. जैसे रेनबो में आपने देखा है ना डिफरेंट शेड्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो ऑटिज़म है, ऑटिज़म की भी एक जैसे सिम्टम्स और कंडीशंस नहीं आती. एवरी चाइल्ड विद ऑटिज़म फेस डिफरेंट सिचुएशंस, एंड यू नेवर नो कि एक बच्चा ऑटिज़म के साथ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो कहाँ जाके फॉल करेगा और नेक्स्ट वो किस तरह टर्न लेगा. इट्स सरप्राइजिंग ना. मतलब जैसे बाकी कोई भी डिसऑर्डर्स हैं हमें उसमें पता होता है कि अब ये कंडीशन है तो इसका जो स्टेज 2 है ये आने वाली है, स्टेज 3 पे ये होगा. इसमें यू नेवर नो हाउ थिंग्स टर्न. सो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमें एक उम्मीद भी दिलाती है पेरेंट्स को कि अगर आप उसकी राइट इंटरवेंशंस करते हैं, राइट टाइम पे इंटरवेंशंस करते हैं, तो फिर वो आप में बहुत ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें. सो इट्स अ स्पेक्ट्रम. अब मेरे पास जब वालिदैन आते हैं तो वो डिफरेंट तरह से बताते हैं. जैसे मेरे पास एक पेरेंट जो हैं वो आए और उन्होंने कहा कि दे केम टू मी लाइक व्हेन द चाइल्ड वाज 3.5 years, 3.5 साल की उम्र में. तो उसने, माँ ने कहा कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ शुरू में कि बच्चे के साथ कुछ मसला है. क्यों नहीं हुआ? कहती कि ये 6 माह का ही था तो ये बहुत आराम से लेटा खेलता रहता था और अपना सेल्फ प्ले करता था.
फिर जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, जैसे 1.5 साल की उम्र में बच्चा थोड़ा सा भागना दौड़ना शुरू करता है, और आमतौर पे माएँ ये शिकायत करती हैं कि बच्चा तो टिक के नहीं बैठता। कहती है मेरी नंदें हैं घर में या मेरी भाभी हैं, तो उनके जो बच्चे थे वो बहुत तंग करते थे और शोर मचाते थे, तो ये तो बहुत काम होके एक कॉर्नर में बैठा होता था और इसके जो टॉयज़ होते थे ये उसके साथ खेल रहा होता था, उनकी कभी लाइंस बना रहा होता था, और इसने मुझे कभी तंग नहीं किया। जब इसको भूख का टाइम होता था मैं जाती थी, इसको खिला देती थी, और ये इसी तरह से 1.5, 2, 2.5 साल तक अपने टॉयज़ अपनी सिचुएशन में। हाँ, बस ये होता था कि कभी अगर हम इसको उस कमरे से बाहर लेके आए हैं या किसी ऐसी जगह पे लेके आए हैं तो बहुत डिस्टर्ब फील करता था, तो हम कहते थे शायद ये इसका माहौल नहीं है तो उसमें ये डिस्टर्बेंस फेस करे। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है, और घर वाले भी बहुत तारीफ़ करते थे कि भाई तुम्हारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसने तो कभी तुम्हें तंग ही नहीं किया। सो दिस इज़ वन कंडीशन, दिस इज़ वन क्लियर इंडिकेशन कि जब आपका बच्चा 1.5 साल का हो गया है, और 1.5 साल के बच्चे की एक अल्लाह ताला फितरतन उसके अंदर है कि उसने एक्सप्लोर करना है, उसने लोगों में घुलना मिलना है। तो अगर वो घुल मिल नहीं रहा, एक्सप्लोर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि उसका कुछ प्रॉब्लम है। अब कहती है कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ, मुझे कब लगा कि ये बच्चा जो है मेरा ये मुख्तलिफ है। बच्चा खेल रहा है, बाकी बच्चे भी हैं, अब मैं बाकी बच्चों को आवाज़ देती तो मुझे रिस्पॉन्ड करते थे, ये नहीं कर रहा, ये नहीं करता। मैं पीछे से आवाज़ दे रही हूँ अली अली अली, एंड अली इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। और कहते ये मेरे साथ नहीं, ये सब घर वाले होते थे। हाँ, कभी अली का अपना मूड है तो अली मुड़ के देख लेता था, लेकिन हमारे बार बार बुलाने पे अली रिस्पॉन्स नहीं करता था। फिर इसी तरह से कहती जब मैं उसको खाना खिला रही हूँ तो वो मतलब आमतौर पे बच्चा देखता है माँ की तरफ या किसी भी उसकी तरफ, जो भी उसके साथ ऑब्जेक्ट है उसको प्ले किया जाए या दिखाया जाए तो वो आइज़ उसको फॉलो करती हैं। ये नहीं करता था। इसी तरह से जब इसके कज़न्स आके इसके साथ बैठते थे तो वो खेलना पसंद करते थे, लेकिन ये कहता था कि मैं अपना अकेला अलग रह के खेलूँगा। तो कहती ये वाली जो कंडीशंस और सिम्टम्स आना शुरू हुई, इसने मुझे परेशान करना शुरू किया। फिर एक और बहुत क्लियर कंडीशन जो उसको नज़र आई कि क्या डिफरेंट था, वो ये था कि 1.5 साल की उम्र तक कहती ये मामा बाबा बोलता था। तो हमने नॉर्मली जैसे, क्योंकि बाकी बच्चों में जब नॉर्मलिटी आती है ना तो वो पेरेंट्स देखते हैं कि लेट बैठना शुरू हुआ, लेट उठना शुरू हुआ, लेट चलना शुरू हुआ, तो ये तो सब कुछ नॉर्मल कर रहा था, इसमें तो कोई मसला ही नहीं था। लेकिन 1.5 साल की उम्र में ये बात करता था, मामा बाबा कहता था, एकदम से हमें लगा कि अब हमें आवाज़ ही नहीं देता। यानी उसने वो भी कहना छोड़ दिया, कहना छोड़ दिया। कहती हमारे लिए ये चीज़ बहुत परेशानी का बायस हो गई कि अब ये जो पहले मामा कह रहा था, बाबा कह रहा था, ये नहीं कह रहा। तो अब जस्ट इमेजिन उन पेरेंट्स की कंडीशन कि जो बच्चे को बड़ा इसीलिए करते हैं कि वो मामा कहेगा, बाबा कहेगा, तो वो मामा और बाबा भी नहीं कह पा रहा, तो वो पेरेंट्स कैसा सोच रहे होंगे, कैसा फील कर रहे होंगे। फिर कहती कुछ अजीब तरह की चीज़ें इसमें आना शुरू हो गई कि हमें समझ नहीं आती थी। एकदम से लेटा लेटा हंसना शुरू कर देता था, या फिर कहीं भी कोई कुछ ऐसे हाथ से ड्रॉ करना शुरू कर देता है। फिर कुछ और रेपिटेटिव बिहेवियर्स थे कि कभी एकदम से ख्याल आया तो घूमना शुरू कर दिया। अब कहती हमारे घर वालों ने तो कहा कि ये तो कोई साया हो गया है, कोई जिन हो गया है इसके ऊपर, क्योंकि 1.5 साल की उम्र तक ये बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो अब मेरी तो सास ने जो है ना, वो मोहल्ले का कोई जो है ना वो नहीं छोड़ा बंदा कि जिसको कहा हो कि मेरे बच्चा तो इतना ठीक था, एकदम से इसने बातचीत करना शुरू छोड़ दी है, बोलना छोड़ दिया है, हवाओं में बातें करता है, हमसे तो बात नहीं करता, कोई जवाब आवाज़ दे तो जवाब नहीं देता, लेकिन ख़ुद से कर रहा है। और फिर जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, वो पोइम्स देखता है तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई लफ्ज़ बोल लेता है, लेकिन हमारे बुलाने पर नहीं बोलता। सो दिस इज़ अ स्टोरी एंड द बिगनिंग कि कहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, कैसे पता चलता है। जस्ट इमेजिन द लाइफ ऑफ पेरेंट्स, हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी द चाइल्ड के एकदम से सब ठीक चल रहा था और पता चला कि ख़राब। अच्छा, पेरेंट्स को लगता है कि एकदम से ख़राब हो गया, बट वी द प्रोफेशनल नोज़ कि ये सारी चीज़ें पीछे कहीं थी जिसको पेरेंट्स ने इग्नोर किया, और वो इसलिए किया कि वो लगता है कि बच्चे हैं मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट देयर आर फ्यू थिंग्स। सो ये वो सारे इंडिकेटर्स हैं इस कहानी में मौजूद हैं कि अगर आपका बच्चा इस उम्र का है और आपको लगता है कि वो इस तरह डिफरेंट बिहेव कर रहा है, तो उसके साथ कोई जादू, कोई साया नहीं हुआ, बल्कि वो एक कंडीशन है जिसे हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, वो उसका शिकार हो चुका है। अच्छा डॉक्टर अफ़ाफ, क्या ऑटिज़म के बच्चों को एबनॉर्मल भी कहा जाता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अच्छा, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इवन डिसेबिलिटी भी नहीं है, इट्स अ डिफरेंट कंडीशन। ना ये डिजीज़ है, ना ये डिसेबिलिटी है, इट्स अ डिफरेंट कंडीशन ऑफ ए पर्सन, जिसको हम न्यूरो डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली ना तो उसका ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज है, ना उसका IQ लेवल कम है। सो मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन विद ऑटिज़म हैव नॉर्मल IQs,
ना तो उनको उनके कान ख़राब हैं, ना उनकी आंखें ख़राब हैं, ना उनकी फाइन मोटर्स ख़राब हैं, ना उनकी ग्रॉस मोटर्स ख़राब हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल. सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जो है वो उनके दिमाग से जो इंफॉर्मेशन लेके सेल्स जाते हैं बॉडी के तक, उनके अंदर प्रॉब्लम है, उनकी एक्टिविटी में प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि आपका माइक बिल्कुल ठीक है, आपका स्विच बोर्ड जिसके अंदर इसका स्विच लगा हुआ है वो ठीक है, सो फिर आप कहाँ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे? आपको लगेगा कि जो वायर जा रही है ना, जो यहाँ से वहाँ से सिग्नल लेके आ रही थी, उसमें प्रॉब्लम है इस माइक तक, तो उस वायर की जो आप समझ लीजिए कनेक्टिविटी का है या उसकी एक ट्रांसमिशन है एक प्रॉपर, वो नहीं प्रॉपर हो पा रही है. सिमिलरली ब्रेन इज़ ओके, बॉडी इज़ ओके, लेकिन ब्रेन और बॉडी को जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स कनेक्ट करते हैं उनकी एक्टिविटी हम लोगों से डिफरेंट है. सो दैट्स वाई दे फील डिफरेंट, दे परसीव द इंफॉर्मेशन डिफरेंट एंड दे बिहेव डिफरेंट, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही उनको डिफरेंट आ रही है. अब हमें लगता है माँ बाप को कि बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे ने सुना हुआ था और वो कहीं वो बात जो उसने एक हफ्ता पहले सुनी थी, वो वोकेबलरी, वो लफ्ज़, वो उसने ऑटोमेटिकली बैठे हुए एकदम से कोई जो है ना वो 1.5-2 हफ्ते बाद कुछ और काम कर रहा था और उसने वो लफ्ज़ बोल दिया. So, इसका मतलब है कि उसके ब्रेन में स्टोर हो रहा है. प्रोसेसिंग जो है वो डिफरेंट है, स्लो नहीं है, डिफरेंट है. सो हम स्लो भी नहीं कहते. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूरो डाइवर्सिटी. सो उसका नर्वस सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहा है हमसे. तो जो ये ऑटिज़म के बच्चे होते हैं, ये किस एज में जाके बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्ड करते हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है आम लोगों की तरह या आम बच्चों की तरह? अच्छा, इसमें ना हमें बहुत रियलिस्टिक होकर बात करनी होगी, बिकॉज पेरेंट्स डिज़र्व कि उन्हें बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पता हो. अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स अ स्पेक्ट्रम, तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चा मुख्तलिफ होगा. हमारे पास भी जब वालिदैन आते हैं ना तो वो अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ बच्चा फ़लाँ फैमिली का था, वो तो इस तरह हो गया है, तो डॉक्टर साहब हमारा बच्चा भी ठीक हो जाएगा, या उसने तो 9 साल की उम्र में बात करना शुरू कर दी थी. कोई आता है वो कहता है कि वो बच्चा जो है उनका, उसने 8 साल की उम्र में बोलना शुरू कर दिया. कुछ कहते हैं कि वो तो बच्चा 19 साल का हो गया, अभी तक नहीं बात कर पा रहा. तो इसका मतलब यह है कि आपने एक तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना दूसरे बच्चे के पैटर्न को कि क्या वही सब कंडीशंस आ सकती हैं. दूसरी चीज़ ये है दैट इट्स अ प्रोसेस. इसका जो इलाज है या इसकी ट्रीटमेंट है वो एक प्रोसेस है, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी. आई मीन ये कंडीशन आपके बच्चे के साथ थ्रू आउट लाइफ रहेगी, बट इट कैन बी वेरी, हर एक का केस डिफरेंट है. वैसे आमतौर पे 3 लेवल्स ऑफ ऑटिज़म जब हम डायग्नोज करते हैं बच्चों को या हमारे पास आते हैं, तो उसमें डायग्नोसिस करते हुए हम 3 लेवल्स में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ऑटिज़म. लेवल 1 जो है, लेवल 1 का मतलब है कि मिनिमम इफेक्ट ऑन द पर्सन, यानी उसकी फंक्शनिंग लेवल मिनिमम इफेक्ट है. और लेवल 3 इज़ द हाईएस्ट लेवल, जिसमें कि उसकी फंक्शनिंग ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है. सो जो लेवल 1 पे होते हैं बच्चे, वो तो आमतौर पे बहुत हद तक अगर उन्हें राइट टाइम पे इंटरवेंशंस मिल जाएं, थेरेपीज़ मिल जाएं, तो वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो अप कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ों में अकोमोडेट हो जाते हैं. यानी वो अपनी एजुकेशन को भी बाज़-औक़ात कंटिन्यू कर पाते हैं और लाइफ की जो अदर टास्क होते हैं वो भी कर लेते हैं. लेकिन लेवल 3 में जो बच्चे फॉल करते हैं, उनका जो फिर ड्यूरेशन है या फिर आप कह लीजिए कि उनकी जो इंडिपेंडेंट लाइफ है वो थोड़ी सी मुतासिर होती है. उन्हें थ्रू आउट द लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फिर उन्हें मुसलसल, जिसको आप कहते हैं कि एक साथ उनके होगा, उनको गाइड होगा उनको बताने के लिए, और उनकी शायद वैसी नॉर्मल लाइफ ना हो सके. सो इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो किस लेवल पे फॉल करता है. तो डॉक्टर फावा, जैसे आपने ये तीनों लेवल्स बताया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑफ ऑटिज़म, तो ये तीनों डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं? मतलब लेवल 1 में किस हद तक कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगी बच्चों में, लेवल 2 में किस वाइड रेंज हो जाएगी उनमें, और लेवल 3 में क्या होगा उनके साथ? देखिए, लेवल 1 में जो है बच्चा जब अर्ली एज में होता है तो हमें ये नज़र आ रहा होता है कि उसके अंदर ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम होता है. वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, लेकिन उसके साथ बहुत सारी जो जैसे कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी आ जाती है लेवल 3 में. इसी तरह से सेल्फ हार्म होता है, यानी बच्चे अपने आप को बाइट करते हैं. हमारे पास बिल्कुल इसमें जो है कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, दे आर सेंसरी नॉट नॉर्मल रिस्पॉन्डिंग. अच्छा, इसमें सेंसरी रिस्पॉन्डिंग जो है वो हाइपो भी हो सकती है और हाइपर भी हो सकती है. हाइपो का मतलब ये है कि वो बच्चा फील ही नहीं करता, यानी उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो अपने आप को बाइट कर रहा है, और इतनी बाइट्स के निशान होते हैं, नॉट
टू हिमसेल्फ, और बल्कि वो शायद उसके पेरेंट्स के भी बात उसका बहुत ज़्यादा बाइट्स होती हैं, यानी वो खुद को भी बाइट करता है और दूसरों को भी बाइट ठीक है। अब ये एक्सट्रीम लेवल है, ये मतलब जिसके अंदर जो है वो बच्चा इसके अंदर फॉल कर रहा है। इसी तरह से वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करता, वो बिल्कुल चेंज बर्दाश्त नहीं करना चाहता। बाज़ुकात उसे लगता है कि जो मैं रोज़ाना अपनी रूटीन से चीज़ें कर रहा हूँ वही होंगी। इसी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई भी और उसको टच करे। तो ये सेंसरी इनपुट्स हैं जो बाज़ुकात ये बच्चे फील कर रहे होते हैं। ये एक्सट्रीम लेवल पे जब हम देखते हैं लेवल 3 की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसमें आ जाती हैं। इंडिपेंडेंट लाइफ उसके लिए गुजारना मुश्किल होती है, यानी उसको वो अपना खुद से खाना पीना या वॉशरूम जाना या बताना, ये बाज़ुकात उसके लिए मुश्किल होता है। सो लेवल 1 जो है वो नॉर्मली बहुत जल्दी इंटरवेंशंस के साथ सीख लेते हैं और उनके अंदर बाज़ुकात थोड़ा सा स्पीच डिले आता है, या फिर वो फोकस नहीं कर पा रहे होते, ये अटेंशन का थोड़ा सा मसला होता है, आई कांटेक्ट का होता है, बट दे आर गुड एट रिस्पॉन्डिंग। सो इसके डिफरेंट टेस्ट होते हैं जिसको हम फिर उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें उससे अंदाज़ा हो जाता है। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स की जो रिपोर्टिंग है या क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है वो भी हमें बच्चे की कंडीशंस बता देती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि भाई लेवल 3 में बच्चे सेल्फ हार्म करते हैं, खुद को बाइट कर लेते हैं, तो इसके अलावा ऐसे कौन से उनके गेस्चर्स होते हैं कि आम इंसान को पता चल जाए कि भाई मेरा बच्चा जो है ना अभी नॉर्मल मेंटल स्टेट पे नहीं है? देखिए, ये उनके सेंसरी इनपुट्स हैं जो कि मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। सो हो सकता है कि कोई बच्चा जो सेल्फ हार्म कर रहा है वो अपने आप को उसको बाइट करके उसको नहीं अंदाज़ा होता, उसे कुछ चोट लग जाती है तो उसको बिल्कुल पता नहीं चलता। यानी माएँ आके इतना तकलीफ़ में रो के बताती हैं कि हमारा बच्चे को चोट लग गई है, इसको ज़ख्म हो गया एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये बता नहीं पाता कि मुझे यहाँ चोट लग गई है, मैं इस तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ। बच्चे को चोट लगती है वो फ़ौरन बताता है ना। सो दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट। असल में मसला है कि वो बता ही नहीं पाते कि उनके साथ मसला क्या हो रहा है। सो इसी तरह से कुछ बच्चे जो हैं वो साउंड सेंसिटिव होते हैं। मतलब एक बच्चा अगर यहाँ पे आया ऑटिज़म का, उसको बहुत पसंद है कि दरवाजे की आवाज़, यानी दरवाज़ा ठा करके बंद करेगा तो उसकी जो आवाज़ आती है वो उसको एंजॉय करता है, बार बार वो दरवाज़ा बंद करेगा। ठीक है, हो सकता है कोई ज़ोर से टेबल बजाया, अब उसने इस आवाज़ को एंजॉय करना और वो रेपिटेटिवली करता है। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैंड फ्लैपिंग करते हैं नज़र आएंगे, कुछ बच्चे सर्कल में मूवमेंट करते हैं वो नज़र आते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस जो कि हमें फ़ौरी तौर पे नज़र आती हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पे वो वालिदैन जिनके बच्चे छोटे हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब बच्चा सुन नहीं रहा होता ना, मतलब हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो हमें लगता है सबसे पहले कि शायद इसके कान ख़राब हैं। एग्जैक्टली, वो ENT के पास चले जाते हैं। ENT के पास चले जाते हैं। बल्कि हमारे पास जब ऑटिज़म के केसेस आते हैं ना, तो इतनी मोटी फाइल होती है जिसमें उनके ENT के टेस्ट हैं, उनके विजन के टेस्ट हैं, उनके MRIs हैं, पता नहीं क्या क्या है। बिकॉज होता ये है कि वो जाके बता रहे हैं हमारा बच्चा तो हमारी आवाज़ ही नहीं सुनता, ये तो इसके इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा है, तो ढोल भी बज रहा हो तो इसको कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि ये तो अपने किसी खिलौने के साथ लेके बैठा हुआ है और उसके साथ लगा हुआ है, और इसको किसी आवाज़ का कुछ पता नहीं है। क्योंकि आमतौर पे तो देखे ना, बच्चे किसी ने बहुत ऊंची आवाज़ में डांटा, बच्चा रोना शुरू कर देता है, घबरा जाता है। किसी ने प्यार से आवाज़ दी या कोई म्यूज़िक लगाया तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, अब एक ऐसा ही केस मेरे पास आया और मुझे माँ ने बताया कि उसने कैसे खुद से आइडेंटिफाई किया कि इसकी समात ठीक है। कहती है कि मेरे सब घर वाले कहें कि इसको सुनाई नहीं देता, इसलिए ये हमारी आवाज़ नहीं सुनता। कहती है एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठी हुई थी और कमरे में, और ये दौड़ा हुआ वॉशरूम की तरफ गया। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वॉशरूम की तरफ क्यों गया, क्योंकि वहाँ पे ना एक टैप चल रही थी और उसकी बहुत आहिस्ता सी आवाज़ आ रही थी पानी के गिरने की। और इसको चूँकि पानी बहुत पसंद था तो इसको पता चला कि वॉशरूम में वो टिप 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 पानी गिर रहा है, तो उसकी तरफ भागा गया। कहती मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि इसको सुनाई देता है। मैंने एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, मैं इसको और दूर दूसरे कमरे में ले गई और मैंने जाके नल खोला एक पानी का, और ये भागा वापस उसकी तरफ। जो ही इसने आवाज़ सुनी तो यह भागा आया। इसी तरह से वालिद मुझे बताता है कि जी वैसे ये बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई किसी चीज़ पे नहीं जाता, लेकिन इसको बाहर गाड़ी मेरी बहुत पसंद है, तो जो ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ या मेरी गाड़ी बाहर आके खड़ी होती है तो ये उसकी तरफ भाग के आता है। बाकी सारा दिन इसको नहीं पता घर में क्या है। सो ये देखें, ये उसके अपना इंटरेस्ट है। हो सकता है उसको कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो सकता है उसको बहुत इरिटेट करती है। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, ये AC आपका जो चल रहा है, इसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता है, हमारे लिए डिस्टर्बिंग नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चा यहाँ पे ऑटिज़म के साथ बैठा हुआ है और वो सेंसरी जो है उसकी वो सेंसिटिविटी है हेयरिंग की, तो वो आवाज़ उसको बहुत डिस्टर्ब करेगी। ये लाइट आपको और मुझे बहुत अच्छी लग रही है कैमरा के सामने बैठ के, और हम खैर थोड़ा टीजिंग तो है हमारे लिए, लेकिन हम इसको बर्दाश्त करें, वो बच्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सो इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी जो है किसी भी साउंड की, इवन किसी स्मेल की,
ये बच्चे खाने पीने में बहुत चूजी होते हैं, हर तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, कुछ खास चॉइसेस हैं खाने में। यानी अगर हम Specific इसको है। इन शॉर्ट करें तो वो ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जहाँ जाएंगे यस, वहाँ इनके लिए यानी इनका प्रॉब्लम एक हो अपना जाएगा। इन्होंने कंफर्ट जोन है। और अब पेरेंट्स की ट्रीटमेंट का एक रूल क्या है, आपने उसका वो कंफर्ट जोन ब्रेक करना है, लेकिन इतना नहीं करना कि ये डिस्टर्ब हो जाए, बिकॉज दे हैव देयर ओन वर्ल्ड एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू देम, एंड दे आर नॉट फिटेड इन आवर वर्ल्ड। वो हमारी दुनिया के मुताबिक नहीं है। सो अब आप देखें ना, कोई आपकी दुनिया को आकर डिस्टर्ब करे और कहे कि नहीं ये यहाँ ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, तो वो डिस्टर्ब होते हैं। सो हमें बहुत पोलाइटली उनको अपनी दुनिया के साथ थोड़ा सा मैच करना है कि यार हमारे साथ, हम भी इसी दुनिया में, हमारे साथ रहना सीखो, जैसे हम सोशलाइज करते हैं तुम भी सोशलाइज करना सीखो, तुम भी बातचीत करना सीखो। सो हमें बहुत एहतियात के साथ उनकी वर्ल्ड में जाके उनको ट्रीट करना होता है। सो इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे ये बच्चे कुछ बच्चे बहुत पसंद करते हैं छोटी स्पेसेस में जाके, डार्क स्पेसेस में जाके, जैसे ये टेबल के नीचे है, आपके ऊपर कुर्सियाँ, आम बच्चा आके कुर्सी के ऊपर बैठेगा, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, वही टेबल के नीचे उसने अपनी पूरी एक वर्ड बनाई हुई है, यहाँ पर टॉयज़ रखेगा, यहाँ खेलेगा। तो फिर हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि अगर इसको ये पसंद है तो आपने इसको जो भी चीज़ सिखानी है नई, या आप इसकी अटेंशन लेना चाहते हैं, तो आप भी उसके साथ उस डेस्क के नीचे चले जाएं। ये वहाँ जाके आपको आई कॉन्टैक्ट देगा और वो देना शुरू कर देते हैं। सो इट्स लाइक कि आप उनकी वर्ल्ड में जाके उनको ट्रीट करना शुरू करें। बिल्कुल ठीक है। और मुझे आप ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप बता रही हैं कि ऑटिज़म के बच्चे अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, उससे निकलते नहीं, आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सोशल इंटरेक्शन इनका ज़ीरो होता है। मैंने एक चीज़ और इनमें नोटिस की है, वो ये है कि ये ना किसी चीज़ पे अगर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं ना, मतलब अगर अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको देखती जाऊँगी, बोलूँगी नहीं लेकिन देख रही हूँ, और पीछे बेशक मेरे कुछ भी हो गया नहीं पता मुझे, तो ये भी एक सिम्टम मैंने देखी है। तो क्या ये भी ऑटिज्म में ही आती है या कोई और मेंटल स्टेट है? नहीं, देखिए, अगर तो ये ऑटिज्म के साथ अटैच है, ये ऑटिज्म का बिल्कुल एक फीचर है कि ये बच्चे बाज़-औक़ात देयर फिक्सेशंस ना, ये कहीं भी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, बट इट डजंट मीन कि ये आपको देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनके सामने वर्ल्ड कोई और चल रही है। सो इवन आई कांटेक्ट तो ये बहुत ही कम देते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरीली कि ये आपकी तरफ देखते जाएं, हो सकता है कि ये किसी वॉल की तरफ देख रहे हैं। यही तो मैंने वो सब सिम्टम्स बताई जिन्हें देखते हुए आमतौर पे घर के बड़े या पेरेंट्स समझते हैं कि हमारे बच्चे पे पता नहीं कोई साया हो गया है, इस पे किसी ने जादू कर दिया है, ये तो कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। तो ये ना तो कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, ना ये डिसेबिलिटी है, ना ये नॉर्मेलिटी है, इट्स अ डिफरेंट कंडीशन। सो पेरेंट्स को ये जब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक डिफरेंट कंडीशन है और फिर वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उस डिफरेंट कंडीशन के साथ, तो उनकी लाइफ ईज़ हो जाती है। अदरवाइज़ इफ़ यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विद दैट और आप ये कोशिश करें कि बस हमें बिल्कुल फिट इन करना है, हमें बिल्कुल वैसा करना है इस बच्चे को जैसे कि हमारे बाकी बच्चे हैं, तो वो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। डॉक्टर अफाफ, ये तो हमने बात कर ली है कि ऑटिज्म है कोई चीज़ और किस तरह आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये होता क्यों है? क्यों आम पेरेंट्स, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो कैसे ऑटिज्म का शिकार हो जाता है? इकरा, ये आपका क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्टेज पे, और एक स्टेज ऐसी है कि जिस पे आके हम ये सोचें कि ये होता क्यों है, इट्स अ यूजलेस क्वेश्चन। अब वो स्टेज की जिस पे हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये होता क्यों है, वो तब तक है कि जब तक आप बेबी प्लान कर रहे हैं। इसकी वैसे बहुत ज़्यादा कोई कॉजेज़ अभी तक एक्सप्लोर्ड नहीं है, बट जो हमें रिसर्च बताती है वो ये बताती है कि इट्स मोर जेनेटिक। ठीक है। एंड वन ऑफ द कॉज विच इज़ आइडेंटिफाइड इज समटाइम्स जो लेट एज मैरिजेस हैं या फिर लेट एज प्रेगनेंसीज इज़ वन ऑफ द कॉज। सिमिलरली रिसर्च हमें ये भी बता रही है कि जो अर्ली एज प्रेगनेंसीज हैं, यानी छोटी उम्र में, यानी जब लड़कियां नाबालिग होती हैं या फिर उनकी उम्र जो है वो 16-17 साल होती है, तो उस उम्र में भी जो हमारे पास केसेस आए हैं, जो माएँ थी उनके बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म के साथ हैं। सो दीज आर टू मेजर रीजंस। और फिर कुछ केसेस में हमें ये पता चलता है कि जब आप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन वगैरह का ब्रेन को ठीक से ना मिलना, तो उस सूरत हाल में भी ये हमारे सामने एक कंडीशन की सूरत में आती है ऑटिज़म। फिर वो सिचुएशन जिसमें मैंने कहा कि इट्स अ यूजलेस क्वेश्चन, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, उनके बच्चों की उम्र जो है वो 6-7 साल भी हो जाती है, तो वो तब भी ये पूछ रहे होते हैं कि क्यों हुआ। तो मैं ऐसे पेरेंट्स को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि अब आप ये क्वेश्चन यूजलेस है। सो आई नो कि जो वाई है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप
उसको बेहतर कर सकें। लेकिन मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आपको पता चल गया कि ये हो गया है, तो आप बजाय इस पे फोकस करें कि अब इसको ठीक कैसे करना है, ये जानना फजूल है कि ये कैसे हो गया ना। अच्छा, उसमें होता क्या है असल में, उसकी रीज़न ये है, पेरेंट्स वांटेड टू नो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम कोई भी चीज़ जो हो जाती है ना, उसका ब्लेम किसी ना किसी को देना चाहते हैं। हम इस चीज़ से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं कि हमारी वजह से तो नहीं है। सो बहुत सारे पेरेंट्स इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ आते हैं। इवन कि मेरे सामने कुछ केसेस ऐसे हैं कि पेरेंट्स में डाइवोर्स हो जाती है ऑन द सिचुएशंस के जब उनके बच्चों में डिसेबिलिटीज़ होती हैं। माँ कहती है कि ये बाप के ख़ानदान की वजह से हुआ है, बाप कहता है कि तुमने सही से संभाला नहीं, ससुराल वाले कहते हैं माओं को कि तुमने प्रेगनेंसी में अपना ख्याल नहीं रखा, तुमने फ़लाँ काम किया, तुमने ये किया, तुमने बच्चा छोटा था उसको तुम्हें संभालना ही नहीं आता, मैनेज ही नहीं करना आता। फिर एक बहुत ज़्यादा ये आता है कि तुमने इसको बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करवाया, तो इस वजह से ये बच्चा ऐसा हो गया है। सेपरेशंस हो जाती हैं पेरेंट्स में बिकॉज दे आर नॉट ओनिंग द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड। सो ये जो ब्लेम गेम है, इससे निकलें प्लीज़, और इस कॉज को अब जानना छोड़ दें कि क्यों हो गया, बल्कि आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि अब आपने इसको ट्रीट कैसे करना है। यानी अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी मदर किसी स्ट्रेस से या किसी ट्रॉमा से गुजर रही है, या जो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो उसको टॉर्चर मिल रहा है, उसकी वजह से भी आपका बच्चा ऑटिज्म में जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। देखें, मदर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकरा वो 9 माह तो हैं ही हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि पैदाइश के बाद भी 3 साल लगते हैं औरत को अपनी नॉर्मल बॉडी हार्मोन्स की स्टेट में आने के लिए। 3 years. It takes 3 years for a woman to be in a normal state of hormones after the delivery of the child. वो 3 साल तक उसकी बॉडी नॉर्मलाइज नहीं कर पा रही होती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप प्रेगनेंसी में हैं तो आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। और मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द बेसिक कंडीशन जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में है। तो सिर्फ माँ को अच्छी खुराक दे देना काफ़ी नहीं है, उसका अच्छा माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें वैसे मैं ये सजेस्ट करती हूँ फीमेल्स को, कभी आप खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखें। डोंट बॉदर, द वर्ल्ड इज़ हियर, दुनिया यहीं है, रिश्तेदारियाँ यहीं हैं, सब कुछ यहीं है। जस्ट फील द हैप्पीनेस ऑफ दैट चाइल्ड जो कि आपके पास अल्लाह मियाँ ने आपको नवाजा है। तो आप उसको सोचें कि एक अच्छा हेल्दी बेबी आप कैसे जो है वो दुनिया में लेके आ सकते हैं। आई नो कि समटाइम्स कुछ ख़वातीन के हालात ऐसे होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, लेकिन एक परसेप्शन है, आप बिल्ड करें उसके अराउंड और थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करें। सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड डिसेबिलिटीज़ और एनी एबनॉर्मेलिटीज़ इन योर चाइल्ड, जो कि फिर ट्रॉमास की सूरत में भी बाज़ औक़ात जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? देखें, जो हमें रिसर्च बताती है और जो प्रैक्टिस बेस्ड है, दैट इज़ there could be so many ways to treat autism, but the most effective is applied behavior analysis therapies. ये क्या है? बेसिकली देखें, जो प्रॉब्लम होती है बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट में है, कम्युनिकेशन में है, सो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं सबसे पहले बिहेवियर थेरेपी। सो बिहेवियर थेरेपी ही के लिए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें कि बच्चे के बिहेवियर्स जो कि अनवांटेड बिहेवियर्स हैं, हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब वो अनवांटेड बिहेवियर्स क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रेपिटेटिव बिहेवियर्स हैं, रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलेशन है कि आप बच्चा उसको मैनेज करने के कैसे काबिल हो सके। बिकॉज जब तक बच्चे का अटेंशन स्पैन नॉर्मल नहीं होगा, उसका फोकस नॉर्मल नहीं होगा, वो कोई और लर्निंग की तरफ नहीं जा सकेगा। सो वन ऑफ द थिंग इज़ बिहेवियर ट्रीटमेंट, बिहेवियर थेरेपीज़, देन वी गो फॉर द लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपीज़। इस तरह से बच्चे को जो नॉर्मल लाइफ की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ड्रेसिंग अप, टाइंग अप द शूज़, होल्डिंग द कप एंड ऑल दैट, उसके लिए हम उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है रिकमेंड करते हैं। सो एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ वालिदैन, क्योंकि उसकी जो ट्रीटमेंट है, इट्स होल टीम प्लानिंग, यानी कोई एक जो प्रोफेशनल है दैट इज़ नॉट इनफ टू ट्रीट ऑटिज़म। यही वजह है कि हमारे यहाँ ऑटिज़म या दुनिया भर में भी ऑटिज़म का ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा तस्वर किया जाता है, क्योंकि अब जो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है या जो थेरेप्यूटिक प्लान्स हैं, दीज आर नॉट फॉर 2 days और 1 week और 2 weeks, दिस इज़ अ लॉन्ग जर्नी। सो पेरेंट्स बाज़ का तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे। और फिर हमारे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इसके लिए कोई ऐसे सेंटर्स ही मौजूद नहीं है, ऐसी थेरेपीज़ ही मौजूद नहीं है। सो पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग, दे नेवर नो कि उन्होंने कहाँ जाना है, और फिर उन्हें ये भी श्योरिटी नहीं कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ जो उसको ट्रीटमेंट दी जाएगी वो ट्रू है या नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू
वाइसली चूज अ कंसल्टेंट फॉर योर ऑटिज्म ट्रीटमेंट. अदरवाइज इट्स अ गोल्ड माइन इन आवर सेक्टर ना. बाजुकात हम इसको मैनिपुलेट भी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम में से कुछ प्रैक्टिशनर्स भी. सो चूज़ वाइसली द कंसल्टेंट. और अगर इसमें आपको एक दफ़ा गाइडलाइन मिल जाए तो आप थ्रू आउट चल सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास जब आते हैं ना वो वालिदैन जिनके बच्चे की उम्र 1.5 से 2 साल है, एंड दे वांट मी कि जी आप हमें हमारे बच्चे को ना थेरेपीज़ में एंगेज कर लें. सो आई ऑलवेज रिकमेंड दैम दैट यू आर द बेस्ट थेरेपिस्ट. पेरेंट्स आर द बेस्ट थेरेपिस्ट फॉर देयर चाइल्ड, बट दे नीड गाइडेंस. इसकी ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको 3 स्टेजेस बता देती हूँ. द फर्स्ट स्टेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ असेसमेंट ऑफ द चाइल्ड. अप्रोप्रिएट असेसमेंट हेल्प्स यू अ लॉट टू ट्रीट योर चाइल्ड. यानी आपको असेसमेंट करवानी है, उसको डायग्नोज करवाना है. असेसमेंट से का पर्पस क्या है? असेसमेंट का पर्पस ये कि एक तो रियल डायग्नोसिस कि क्या वाकई ऑटिज्म है या नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, क्योंकि हम अक्सर सोशल मीडिया से रील से सुनी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली और बच्चे को टैग कर दिया. बिल्कुल ऐसे. सो असेसमेंट आपको राइट डायग्नोसिस बताती है. देन इट टेल्स यू द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ योर चाइल्ड. यानी आपका बच्चा अभी किस लेवल पे है और उसका ट्रीटमेंट हमने किस लेवल से स्टार्ट करना है. सो फर्स्ट थिंग इज असेसमेंट. देन गो फॉर द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस, जिसको आप थेरेपीज़ कहते हैं. फिर वो थेरेपीज़ के लिए भी राइट प्लेस चूज़ कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए. हम तो यहाँ तक कहते हैं कि यू हैव टू बी रिसर्चर. पेरेंट्स हैव टू बी रिसर्चर टू ट्रीट देयर चाइल्ड विद ऑटिज्म. यानी उनको बताना है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, हमारा बच्चा किस तरह महसूस कर रहा है, उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे डेवलपमेंट आ रही है. सो पेरेंट्स हैव टू टेल द थेरेपिस्ट और द कंसल्टेंट कि अब वो हमारा बच्चा इस स्टेज पे है, बिकॉज थेरेपिस्ट इज नॉट ऑल द टाइम विद द चाइल्ड. बिल्कुल ऐसा. सो पेरेंट्स नीड टू डील द सिचुएशन इन अ बेटर वे. इसमें पेरेंट्स को भी अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत फोकस रखना है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो कि ऑटिज्म के बच्चों के साथ होते हैं, दे आर मेंटली ड्रेन्ड. सो फर्स्ट यू हैव टू कोप योर मेंटल स्ट्रेसेस, देन यू विल बी एबल टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ योर चाइल्ड. अब अगर आप खुद ही डिप्रेशन में चले गए हैं और खुद ही आपने सोच लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता बच्चे का, तो कुछ नहीं हो सकेगा. होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल ऐसा. देखें, जिस पेशेंट को ये यकीन हो जाता है, जिस माँ बाप को ये यकीन हो जाता है कि हम अपने बच्चे की ज़िंदगी तब्दील करेंगे, वो तब्दील करते हैं. मेरे पास जितने केसेस आते हैं, अगर मैं आपको सक्सेस रेशो बताऊं, तो उन्हीं पेरेंट्स की है जो ये इस यकीन के साथ आते हैं कि हम अपने बच्चे की लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. दे डू इट एंड इट हैपन्स. और जो वालिदैन ये सोच लेते हैं कि बस ये अल्लाह की तरफ से हम पे आजमाइश आ गई है और ये पता नहीं अब इसका कुछ हो सकता है, इसकी सारी ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली है, दे आर अनएबल टू हेल्प देयर चाइल्ड. डॉक्टर अफाफ, एक चीज़ और बताइएगा कि आप कह रही थी कि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनमें कम्युनिकेशन बैरियर होता है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सोशल इंटरेक्शन उनका ज़ीरो होता है. तो मुझे ये बताएं कि एक स्पीच डिले और ये ऑटिज्म, इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है? क्या ये एक ही चीज़ है या ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से? वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज जब मेरे पास ऑटिज्म के केसेस आते हैं तो पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं रहा. यानी उनसे मैं पूछती हूँ कि इसे क्या हुआ है, तो कहते हैं और कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन ये बोलता नहीं है, बात नहीं करता. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू नो कि क्या हमारा बच्चा जो बोल नहीं रहा ये कोई स्पीच डिले है या फिर ये ऑटिज्म की कोई कंडीशन है. इन दोनों में बहुत क्लियर डिफरेंस है. लेकिन या तो हम उसको स्पीच डिले ही तस्वुर करते रहते हैं, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते पेरेंट्स कि हमारे बच्चे के साथ ऑटिज्म है. बिल्कुल ऐसा है. या फिर वो होता ही स्पीच डिले का क्लियर केस है और कुछ जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं वो उनके दिमाग में ये डाल देते हैं कि बच्चा ऑटिज्म का शिकार है और पेरेंट्स ड्रॉप्ड. अच्छा, अब बहुत क्लियर है. जैसे स्पीच डिले का मतलब ये है बच्चे का स्पीच का ना होना. स्पीच क्या है? आपके साउंड्स है. अब ऑटिज्म में साउंड प्रोड्यूस करने का मसला नहीं है. ऑटिज्म में बेसिकली लैंग्वेज का प्रॉब्लम है. यानी स्पीच तो उसके पास है, लेकिन उसके पास कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं है. वोकैबुलरी भी उसके पास है, लेकिन ही इज़ अनएबल टू कम्युनिकेट और यूज़, जिसको आप कोडिंग डी कोडिंग ऑफ लैंग्वेज कहते हैं, वो नहीं कर पा रहा. अब जो स्पीच डिले का केस होगा वो कम्युनिकेट कर रहा होगा आपसे, वो बच्चा आई कांटेक्ट दे रहा होगा आपको, वो बच्चा आपको बता रहा होगा अपनी नीड, इशारे से बता देगा कि मुझे वो फ़लाँ चीज़ चाहिए, मेरा फीडर पड़ा हुआ है, मुझे वो चाहिए, मेरा टॉय पड़ा हुआ है, वो चाहिए. लेकिन ये जो ऑटिज्म का बच्चा है, ही इज़ अनएबल टू कम्युनिकेट. वो आपको बता नहीं सकेगा, वो इशारे से भी नहीं बता सके, जिसको आप कहते हैं ना नॉन वर्बल लैंग्वेज. वो नॉन वर्बल लैंग्वेज भी यूज़ नहीं कर पाते अप्रोप्रिएटली.
उसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो एक बड़ी कॉमन कंडीशन आती है, उसको हम हैंड लीडिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। हैंड लीडिंग कम्युनिकेशन का मतलब है कि बच्चा पेरेंट्स की अक्सर फिंगर पकड़ता है या हाथ पकड़ता है या शर्ट से यहाँ पकड़ता है, उसको खींच के लेके जाता है, कुछ चीज़ चाहिए उसको। तो सो दिस इज़ वेरी क्लियर सिम्टम ऑफ द डिफरेंस कि आपका बच्चा ऑटिज्म का है या हैंड Speech लीडिंग delay. ऑटिज्म में होती है Yes, किस चीज? ऑटिज्म में होती है। स्पीच डिले में तो उसके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, यानी वो इशारे से बता रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो ट्राई करता है साउंड प्रोड्यूस करने की, आपको आई कांटेक्ट देता है, देख के कहता है कि वो मतलब जैसे वो बच्चे इशारे करते हैं वो कर देते हैं, बट ये बच्चा आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सो दिस इज़ वेरी क्लियर साइन बिटवीन द ऑटिज्म एंड स्पीच डिले। एक और डिफरेंस वो स्पीच डेवलपमेंट पैटर्न का है। जो स्पीच डिले है उसमें इब्तदा से ही बच्चे की डिले होती है, यानी जैसे हम देखते हैं 2 से 3 माह का जो बच्चा है वो बबलिंग स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल ऐसे ब ब ता ता की आवाज़ें निकालना शुरू कर देता है। फिर जो ही बच्चा 10 माह से 1 साल का होता है तो अपना फर्स्ट लफ्ज़ जो है वो मामा बाबा बोल देता है। तो स्पीच डिले का बच्चा आम तौर पे वो लफ्ज़ 1.5 साल की उम्र में जाके बोलना शुरू करता है। अब जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म में मोस्टली हमने ये देखा है कि स्पीच पैटर्न नॉर्मल होता है। बच्चा जैसे मैंने कहा 1.5 साल की उम्र में जाता है तो वो मामा बाबा बोल रहा होता है, छोटे छोटे लफ्ज़ भी बोल रहा होता है, लेकिन एकदम से रिग्रेशन आता है, उसने जो सीखा होता है वो स्टॉप हो जाता है, बोलता नहीं है। फिर इकोलेलिया है ऑटिज्म में। इकोलेलिया का मतलब ये है कि कोई भी लफ्ज़ बार बार बोलते जाना या कोई आवाज़ निकालते जाना। So the problem there is having no speech, having no sounds, but here we have the sounds, but we cannot communicate. मेरी फ्रेंड का एक बेटा है तो वो बस 2 साल में भी ना सिर्फ एक ही वर्ड बोलता था, बाई बाई। उसके सामने इवन उसकी मामा भी आ जाएंगी तो कहेगा बाई बाई के अलावा उसने और कोई वर्ड बोला लेकिन क्या वो देखता था, वो कम्युनिकेट करता था, देखता था, वो मतलब वैसे नॉर्मल था, खेलता अच्छा था, हंसता था, रिस्पॉन्ड करता था, बट वर्ड सिर्फ एक ही बोला। तो वो दैट इज अ केस ऑफ स्पीच डिले। सो दिस इज वेरी क्लियर। तो जब आपका बच्चा कम्युनिकेट ना कर पा रहा हो, उसके पास लैंग्वेज ना हो, तो वो ऑटिज्म है। लेकिन अगर उसके पास वर्ड्स हैं बट वो उसको बोल नहीं पाता, प्रोनाउंस नहीं कर पाता या ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो वो स्पीच डिले है। मैं जब पढ़ाती थी मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो बहुत हाइपर एक्टिव था। मतलब अब अगर उसके पास इधर टेबल पे टॉयज़ पड़े होंगे ना तो उसने एक ही दफ़ा में वो सारे टॉयज़ नीचे गिरा देने। बाकी किसी स्टूडेंट को मतलब इतना भी मौका नहीं मिलता था कि वो किसी को टच ही कर ले। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव था। इवन पेरेंट्स, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स आके मुझे कहते थे हमारे बच्चे को इस बच्चे के साथ ना बिठाना, हमें डर लगता है कि ये बच्चा दूसरे बच्चों को हार्म ना कर दे या मेरे बच्चे को हार्म ना कर दे, तो आप ना बस इसके पास ना बिठाना। मैं कहती थी ओके। मुझे एक दफ़ा मेरी हेड मिस्ट्रेस ने भी कह दिया कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, आप इसके पेरेंट्स को कह दो। कि नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं इतनी बड़ी बात नहीं किसी के बच्चे के माँ बाप को कैसे कह दूँ कि भी आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, मैं नहीं कह सकती। आपने ये बड़ी अच्छी मुझे एक बात याद आ गई इससे, बिकॉज पेरेंट्स के लिए एग्जाम्पल्स चाहिए होती हैं। इन बच्चों में ना कुछ डिफरेंट क्योंकि ये डिफरेंटली परसीव कर रहे होते हैं तो डिफरेंट रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर कुछ डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न के डिफरेंट ट्रेट्स भी होती हैं। जैसे एक बच्चा है वो बोल नहीं पाता, बाकी लफ्ज़ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन उसको याद हैं कोई 20 स्पीशीज़ के नाम जो कि डायनासोर्स के। मैं यहीं से आपको एक चीज़ बताने लगी थी कि मेरे पास जब मेरी हेड मिस्ट्रेस ने कहा ना कि आप उसके पेरेंट्स को कह दो कि ही इज़ नॉट नॉर्मल और हम इसको स्कूल में नहीं रख सकते, तो मैंने कहा आप कह दें। आई एम सो सॉरी, मैं किसी के भी पेरेंट्स को नहीं कह सकती कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कुछ देख के ही भेजा ना यहाँ पे, तो मैं नहीं कह सकती, आप कह दें। आई एम रियली वेरी सॉरी। उन्होंने कहा कि ठीक है फिर तुम मार्जिन लो। मैंने कहा मुझे 10-15 दिन दे, मुझे उसको ऑब्जर्व तो करने दे। मैं 2-3 दिन में कैसे इतना जजमेंटल होकर कह दूँ आपका बच्चा ठीक नहीं है। मैं कहा मुझे 10-15 दिन दे, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने थे, देखने दें वो क्या करता है। तो मैंने एक दिन क्या किया कि वो बच्चा ना रहता मेरे साथ था, वो और किसी के साथ नहीं बैठता था, वो बोल नहीं पाता था प्रॉपर, लेकिन उसने बैठना मेरे पास होता था। एक दफ़ा मैंने क्या किया कि मैंने सारे स्टूडेंट्स से ना वर्कशीट कलर्स करवा के ना सारी मिक्स करके रख दी, और मैंने फिर उस बच्चे को कहा कि आप जाओ और अपनी वर्कशीट लेकर आओ ज़रा। तो उसने क्या किया, हालांकि वो बच्चा नेम नहीं पढ़ सकता, छोटा बच्चा है, 3-4 इयर्स का बच्चा, नेम नहीं पढ़ सकता, सिर्फ उसने अपनी कलरिंग स्ट्रेटजी से कि मैंने किस में क्या कलर किया था, 20-25 वर्कशीट में से अपनी वर्कशीट निकाल के ले आया।
वो मिक्स थी। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने तब जाके फिर अपनी हेड मिस्ट्रेस को कहा ये बिल्कुल नॉर्मल है, उसका माइंड चलता है, उसे मैं जो कहती हूँ मतलब मैं बट वो जो भी differently कमांड respond करूँ कर रहे वो रिस्पॉन्ड करता है मुझे। हम्म हो सकता है कि बाकी अभी वो बाकी जगह पे बाकी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो ये कौन सी टाइप है कि वो बात नहीं कर पा रहा बाकी सबसे, मतलब वो अच्छे से हंस नहीं रहा, खेल नहीं रहा, घुल मिल नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ कंफर्टेबल है तो मुझे वो बता रहा है, मैं जो काम कहती हूँ वो करके दे रहा है। हाँ, इसका मतलब है ना उसके साथ सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम था जो कि बाकी लोग नहीं समझ पा रहे थे, बट उसने जब ये फील किया कि शी इज़ कंफर्टेबल विद मी एंड शी इज़ मैनेजिंग ऑल दोज थिंग्स जो लगता है कि मेरे और उसके दरमियान कम्युनिकेशन क्रिएट कर रही हैं, तो उसके साथ वो कंफर्टेबल हो गया। सो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बच्चा जो है उसको डायनासोर्स के नाम और स्पीशीज याद है। अब वो पेरेंट्स मेरे पास आए थे, बच्चे की उम्र 6 साल थी। उन्होंने कहा कि अब ये मसला ये है कि अब स्कूल गोइंग है और ये तो पेंसिल पकड़ता ही नहीं है। सो पेरेंट्स को ना बच्चों के इंटरेस्ट के साथ जाके काम करना पड़ता है। अब मुझे जब ये पता चला कि ये डायनासोर्स जो है ये इसको पसंद हैं और डायनासोर्स की कोई भी बात की जाए, डायनासोर्स की वीडियोस हों, डायनासोर्स के उसके सब टॉयज़, यानी वो कहती है हमारे घर में डायनासोर आप समझ लें कि पूरा जुरासिक पार्क बना हुआ है, जहाँ डायनासोर्स हमें नज़र आते हैं हम वो इकट्ठे करके ले आते हैं। सो अब मैंने उसके लिए क्या किया कि आई आस्क्ड माई असिस्टेंट जो थेरेपिस्ट है उससे मैंने कहा कि तुम प्रिंट्स निकाल के लाओ डायनासोर्स के। अच्छा, वो डिफरेंट डायनासोर्स के प्रिंट्स निकाल के लाया और हमने उसको कलर पेंसिल्स पकड़ाई, और जब उसने देखा कि ये डायनासोर्स हैं, कलरिंग स्टार्ट कर दी। ही स्टार्टेड होल्डिंग द पेंसिल वाओ। एंड स्टार्टेड कलरिंग। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल कि आप बच्चे, जैसे मैंने कहा ना, आपको बच्चे की वर्ल्ड में जाके उसको उससे चीज़ें उसी निकलवानी, कंफर्ट जोन में जाके समझाना बिल्कुल पड़ेगा तब वो समझेगा। अच्छा, इसकी एक और, जैसे आप अपने स्कूल का टीचिंग का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, मेरे पास एक वालदा इन, शी वाज सो मिजरेबल। उसका बच्चा जो था वो 8 साल का था। उसने मुझे बताया कि इसका स्कूल जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने कहा कि क्यों, आपने स्कूल इसका ख़त्म क्यों करवाया? बिकॉज इसके लिए तो हम रिकमेंड करते हैं कि आपने इनको सोशलाइजेशन करवानी है, आप इन्हें स्कूल भेजें। उसने कहा हुआ ये कि इसको ना इंसेक्ट्स बहुत पसंद है, ये जो कीड़े होते हैं, लाइक कॉकरोचेज, लाइक ये फ्लाइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। कहती इसने अपनी कॉपीज़ जो है ना वो सारी फ्लाइज और डिफरेंट इंसेक्ट्स के साथ ड्रॉ कर करके भरी हुई हैं। कहती हुआ ये कि इसकी जो पहली टीचर थी वो तो थोड़ा अंडरस्टैंड करती थी, इसकी क्लास टीचर चेंज हुई, वो आई और उन्होंने जब इसकी ड्राइंग्स देखी और हर सफ़े के ऊपर डिफरेंट, कभी कोई क्रोकोडाइल बना हुआ है, कहीं कोई मॉन्स्टर की शक्ल का कोई बना हुआ है, कहीं पे जो है वो कॉकरोच बना हुआ है, तो शी कॉल्ड मी वन डे और उसने कहा कि ये आपका बच्चा तो बहुत डेंजरस है और मैं आपको बता रही हूँ शी विल बी अ सीरियल किलर वन डे। ये जजमेंटल चीज़ें जो है ना एंड बड़ी जस्ट dangerous हो इमेजिन सकती है। कि उसके एक कमेंट ने कैसे पेरेंट्स को ब्रेक किया होगा। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है, आई अंडरस्टैंड। खुदा का वास्ता है, मैं तो टीचर्स को, प्रोफेशनल्स को कहती हूँ कि भाई अगर आपका नॉलेज नहीं है किसी चीज़ पे तो आप एटलीस्ट लेबल करने से तो बाज रहे हैं ना। आप लेबल करके बच्चों की सारी सारी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। यू नेवर नो हु पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद ऑल दीज थिंग्स। और जब उसको ये कहा कि ये सीरियल किलर बनेगा तो जस्ट थिंक कि वो उसकी लाइफ कैसी चेंज हुई होगी, तो उसने उसको स्कूल से ही हटा लिया कि यार ये मेरे बच्चे के इतना बड़ा लेबल कर रहे हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स कि ये बच्चे किस तरह डिफरेंटली कर रहे होते हैं। इनमें से बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो कि म्यूज़िक में और आर्ट में बहुत एक्सेप्शनल प्ले करते हैं, ड्राइंग्स इनकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, मैथमेटिक्स इनका बहुत अच्छा है। एक पेरेंट मेरे पास अभी आई, वो यूएस से आई और उन्होंने बताया कि वो उनका बच्चा 2.5 साल का अभी, सो बट शी वॉज हेयर फॉर मी कि मैं उन्हें थोड़ा गाइड कर दूं और एक प्लान बना दूं कि वो थ्रू आउट कैसा चलता रहे। बिकॉज जब मेरे पास आते हैं तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट्स में क्यू में लगना पड़ता है और बाज़ औक़ात उन्हें उनके मुताबिक, क्योंकि कल्चरली डिफरेंट है, तो ऑटिज़म का एक मसला ये है कि कल्चरली डिफरेंट होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे क्लैशेस आते हैं। सो शी केम टू मी और उसके बच्चे के जो भी और इश्यूज़ थे, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उसमें एक स्टोरी ये थी कि 2.5 साल का बच्चा जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इतना क्विकली ग्रैब करता है, लिखता नहीं है, पेंसिल होल्ड नहीं करता, लेकिन वो जो होते हैं ना जैसे ये बने हुए होते हैं प्लास्टिक के सारे कार्ड्स बने होते हैं या फिर शेप्स बनी होती हैं अल्फ़ाबेट्स की, वो उसके पास है, मैग्नेट्स वाले और ऑल दैट। वो कहती है कि इतना क्विक है ये स्पेलिंग्स में कि गुजरते गुजरते देखता है जिस शॉप पे जो नाम लिखा हुआ है इसने वो उसको इमेज को सेव कर लिया और घर आते ही वो बना के रख देगा। वाओ। यानी जैसे मैकडोनल्ड्स देखा तो मैकडोनल्ड्स का नाम लिख दिया, किसी बेकरी का नाम देखा, किसी शॉप का नाम देखा, कुछ भी इमेज देखा तो फौरन उसको जो है ना वो कर देगा। 2.5 साल का बच्चा, और वैसे वो बोल नहीं रहा, वैसे बात नहीं कर रहा,
तो सेम मेरे स्टूडेंट वाली कहानी है। सो इसका मतलब है कि इनके पास कुछ डिफरेंट एक्सेप्ट, नॉट एवरीवन बट फ्यू ऑफ देम हैव. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ योर चाइल्ड और उसके मुताबिक आप उसको लेके चले. मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होते हैं, यानी एक्सट्रीमली डिफरेंट भी होते हैं बाज़-औक़ात. सो इट डिपेंड्स ऑन एवरी चाइल्ड. सो ये एक ऐसी जर्नी है ऑटिज़म जिसमें कि पेरेंट्स को बाज़-औक़ात फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं और बाज़-औक़ात बहुत एक्साइटमेंट के फेजेस भी आते हैं, यानी कुछ ऐसी अचीवमेंट्स आती हैं कि पेरेंट्स आर सरप्राइज्ड एंड हैप्पी. डॉक्टर आफाफ, मुझे ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने बच्चे के अंदर, तो ऑब्वियसली 2-3 साल में बच्चे ने स्कूल जाना है, तो टीचर्स का भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रोल होता है. और क्या इन बच्चों को, जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के ही पढ़ेंगे या उनके लिए स्कूलिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ डिफरेंट होते हैं? देखिए, जो आइडियली रिकमेंडेड है या जो हमें प्रैक्टिस, रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस हैं, वो तो हमें यही बताती हैं कि चाहे ऑटिज़म है या कोई भी डिसेबिलिटी है, इट्स द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू हैव एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल. आम बच्चों के साथ उसे स्कूलिंग में होना चाहिए. लेकिन चूंकि इन बच्चों के साथ थोड़े से इश्यूज होते हैं, सो उसके लिए इनको इंटरवेंशन साथ चाहिए. सो अगर तो आपके पास कोई ऐसा स्कूल मौजूद है जो कि वो इंटरवेंशंस एडिशनली आपको स्कूल में दे रहा है, तो दैट इज़ अ बेस्ट सिनेरियो फॉर योर चाइल्ड. और अगर नहीं है तो फिर आप उस स्कूलिंग के साथ एडिशनली इंटरवेंशंस लेंगे, बिकॉज कुछ बेसिक्स है ना एकेडमिक्स के लिए जो कि बच्चे के अंदर होना ज़रूरी है. जैसे कि बच्चे का फोकस होना, अटेंशन होना, वो बहुत ज़रूरी है एकेडमिक्स को कंटिन्यू करने के लिए. इसी तरह से उसके अंदर लैंग्वेज का अप्रोप्रिएट होना, स्पीच का, कम्युनिकेशन का, सोशलाइजेशन का. सो योर चाइल्ड नीड्स सम हेल्प and therapeutic interventions. So I always recommend parents जो कि level 1 और even level 2 autism के भी होते हैं बच्चे, I always recommend कि आप इनको schooling right time पे start करवा दें. क्योंकि हमारे यहाँ एक ये बहुत मसला है, बाज़ का बच्चा 5 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है और पेरेंट्स स्कूल में दाखिल नहीं करवाते. वो कहते हैं ये बात तो करता नहीं है, पढ़ेगा कैसे जाके. सो एक चीज़ याद रखें कि बात करना एक अलग डोमेन है या स्पीच का होना एक अलग डोमेन है, बट द चाइल्ड नीड्स अ सोशलाइजेशन. ऑटिज़म की ट्रीटमेंट में हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं ग्रुप प्ले, सोशलाइजेशन, आउटडोर एक्टिविटीज़, बच्चे का मैक्सिमम इंटरेक्शन विद द आउटर वर्ल्ड. सो इसका मतलब है कि उसके मैक्सिमम इंटरेक्शन के लिए स्कूलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट. सो विद द सपोर्ट और गाइडेंस you have to have your child in a normal or regular school. But if not, there are some special schools, और चूँकि कुछ जो स्वेयर केसेस होते हैं उनको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको हो सकता है कि ऑटिज़म सेंटर्स में जाना पड़े. सो वी डू हैव फ्यू ऑटिज़म सेंटर्स हेयर इन लाहौर स्पेशली. खैर छोटी जगहों पे तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वहाँ भी होने चाहिए क्योंकि बच्चे तो हैं हर जगह. सो पेरेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद दैम. बट इन बिग सिटीज़ वी डू हैव सम प्राइवेट सेंटर्स और इवन अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ इंस्टीट्यूट्स फॉर ऑटिज़म बनाए हैं, जिसमें कि मेरे ख्याल कुछ 7-8 इदारे हैं. लाहौर में भी है एक, जौहर टाउन में. सो पेरेंट्स को फौरी तौर पे रीच आउट करना चाहिए. बट द थिंग इज़, सबसे पहले आप उसकी असेसमेंट करें. आप असेसमेंट करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ फॉल कर रहा है, और फिर एट द रिकमेंडेशन ऑफ योर थेरेपिस्ट और कंसल्टेंट फिर आप उसको स्कूलिंग की तरफ लेके जाएं. बट विद द सपोर्ट, राइट इंटरवेंशन, राइट टाइम पे आप उसको जितनी जल्दी स्टार्ट करवा देंगे उसकी स्कूलिंग, उसमें उतनी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी. लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे माँ का बेटा होगा ना, तो बेटा 10 दफ़ा भी बदतमीज़ी करेगा ना तो माँ उसे कुछ नहीं कहेगी, ठीक है. लेकिन जब आप एक इदारे में भेज देते हैं ना, टीचर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, या फिर होगा कि अगर वो टीचर कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत काइंड है, बहुत प्यार करती है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तब वो कुछ नहीं कहेगी. नहीं तो वो सख्ती कर देती है, ठीक है, वो डांट डपट कर देती है. काफ़ी दफ़ा मारना पड़ जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को. तो वो जो डांट डपट करती है या जो सख्ती करती है, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि स्कूल्स में जाके ना वो नीचे ज़मीन पे लेट जाते हैं, एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर देते हैं, हमने नहीं जाना, हम क्लास में नहीं जाएंगे. तो उस सिचुएशन में टीचर्स सख्ती भी कर देती हैं. तो ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके लिए ये सख्ती ठीक है? अच्छा देखिए, ये केस है टीचर्स ट्रेनिंग का. आई मीन टीचर्स मस्ट नो द डिफरेंट एबिलिटीज़ और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द स्टूडेंट्स. एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है टीचर्स को? इसीलिए पढ़ाई जाती है कि वो अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की डिफरेंट जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें. सो अगर तो कोई टीचर्स ऐसे हैं हु आर वेल ट्रेन्ड, सो दे कैन अंडरस्टैंड एंड
at least identify the different situations of the child. एक और जो इस टाइम टीचर्स ट्रेनिंग का एक डिफरेंट वे है, जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ वहाँ पे वी डू हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन, जहाँ पे हम उन टीचर्स को ट्रेनिंग करते हैं हु आर कॉल्ड स्पेशल एजुकेटर्स. सो जो स्पेशल एजुकेशनिस्ट हैं दे आर वेल ट्रेन्ड टू डील विद दीज काइंड ऑफ किड्स. और फिर इसके अलावा दुनिया भर में तो खैर बहुत ज़्यादा इस पर ट्रेनिंग मौजूद है. पाकिस्तान में भी अब हम ने कुछ इस पर डिप्लोमाज लॉन्च किए हुए हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जो है दैट ऑफर डिप्लोमा इन ऑटिज़म. सो कोई भी जो स्पेशलाइज्ड है एजुकेशन में दैट कैन एनरोल इन दैट डिप्लोमा. और फिर अगर वहाँ से स्पेशलाइज्ड लोग स्कूल्स में जाते हैं तो दे नो बेटर. लेकिन एक आम टीचर, जैसे आपने कहा कि देहात का कोई स्कूल है उसमें टीचर है, कि प्राइवेट स्कूल में आमतौर पर हमने देखा है मैट्रिक पास टीचर्स पढ़ा रही होती हैं. सो वो क्या करें? सो देखिए, उन टीचर्स को एटलीस्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए. और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, जैसे हमने बहुत सारी सिम्टम्स और कंडीशंस, अगर आज का पॉडकास्ट हमारा लोग सुन लेंगे तो उनको they will be well aware of autism. बिल्कुल ऐसे. So आपको पता लग गया कि ये डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो आप फौरी तौर पे रिकमेंड करें पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चे की इसकी आइडेंटिफिकेशन करवाएं, इसकी असेसमेंट करवाएं और उसके मुताबिक इसको जो है वो फिर इंटरवेंशंस दें. पेरेंट्स को भी यही चाहिए कि आपने डायरेक्ट एक पाउंड से उठा के दूसरे पाउंड में नहीं फेंकना. दरमियान वाला जो प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा कि इट्स अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को इग्नोर ना करें. जो उसकी राइट इंटरवेंशंस हैं वो उसको दें. बच्चे को थोड़ा तैयार करें उस सिचुएशन के लिए. इवन के जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो हम जो असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं उसमें हम क्लियर गाइडलाइंस फॉर स्कूल लिख के देते हैं. टीचर्स को गाइडलाइंस लिख के देते हैं कि आप जिस भी स्कूल में लेके जाएंगे आपने गाइडलाइंस उन्हें दिखानी है कि इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हाउ यू हैव टू डील दैट. और जो तो ट्रेंड एजुकेशनिस्ट हैं वो तो उनके लिए IEP बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान. यानी ये नॉर्मल एजुकेशन में पढ़ते हुए जो इनके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉर्ट करना है, उसके लिए इनका एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होता है. सो आई रिकमेंड के पेरेंट्स को अगर नहीं पता इस बारे में तो वो इसको जानें कि IEP क्या है, एंड दे मस्ट आस्क टू देयर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि इसका जो प्लान है वो IEP के मुताबिक इसकी एजुकेशन जो है उसको किया जाए. आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी. इससे रिलेटेड या आप किसी और टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ. अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें.